Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss MCQ of our first chapter and that is life process. Okay? आज हम लोग इस चैप्टर्स के MCQ को डिस्कस करेंगे. इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following? एक मिनट. Which of the following are energy giving foods? इसमें से हमें चूज करना है, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है. ओके, मैं किसी को भी बुला सकती हूँ. यूज कम है. कौन सा? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, फैट से मिलता है, प्रोटीन से, मिनरल से, विटामिन से, मिनरल से, वाटर से, रॉफेज से. कौन सा इसमें सही है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट से एंड फैट से. ओके, और मान लो कि मैंने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया है और 1 ग्राम मैंने फैट लिया है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा या फैट से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा. फैट से मिलता है. क्लास 6 में एकदम डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो फैट भी होता है वो भी क्या देता है? एनर्जी देता है, और वो ट्वाइस देता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. मतलब अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, और एनसीईआरटी में भी दिया है, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा 4 कैलोरीज एनर्जी दे रहा है, मतलब मान लो, मेरे को नहीं पता कि दे रहा है कि नहीं दे रहा, मान लो, तो वहीं पे तुम्हारा 1 ग्राम फैट जो होगा वो 8 कैलोरीज एनर्जी देगा. मतलब क्या है? फैट जो है वो भी एनर्जी दे रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ये हमें 2 गुना एनर्जी देता है. ठीक है, यू कैन सी इट हियर. उसके बाद से यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और ये फैट्स तो हमारा एनर्जी गिविंग फूड है, प्रोटीन हमारा क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स है, और विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है तो हमें क्या होता है? डिजीज होता है. इस वजह से विटामिन्स और मिनरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं. ठीक है, और मिल्क को तो कंप्लीट फूड बोलते ही हैं. मिल्क को कंप्लीट फूड क्यों बोलते हैं? इतना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारा वहाँ पे प्रेजेंट होता है. फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी of an another living organism without killing it. इससे इजी अब कुछ हो सकता है? क्यों कम है? वेट, ये क्वेश्चन से ही बोल रहा है. पहले क्वेश्चन सुनो कि इसमें से हमें वो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को चूज करना है जिस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स में ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है किसी और ऑर्गेनिज्म से बिना उसको किल किए हुए. ठीक है, कौन सा? पैरासिटिक. ओके, वेरी गुड. बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो क्लास 6-7 वाले भी बता देंगे. पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स का एक टाइप है जिसमें ये जो पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, होलोजोलिक और ये सिम्बायोटिक, ये सब क्या है? ये सब हमारा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स का टाइप होता है. हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है. पैरासाइटिक के केस में क्या होता है कि वो अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से लेता है बिना उसको मतलब किल किए हुए. ठीक है, और सेप्रोफाइटिक में क्या होता है कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो कर जाता है और वही डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से वो अपना खाना ले लेता है. ठीक है, और सिम्बायोटिक में क्या होता है? वो लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, एक को एक से बेनिफिट होता है तो एक को एक से बेनिफिट होता है. ठीक है, फिर हम लोगों ने इंसेक्टिवोर्स देखा था, उसमें वो क्या करता है? अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है और इंसेक्ट को खाने लगता है. फिर हमारा ये ऑटोट्रॉफिक, तो ये अपना खाना खुद से बनाता है. इसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस देखे थे जो प्लांट करता है. फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फंगी इज. क्यों कम है? पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स, होलोजोलिक न्यूट्रिएंट्स, ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक, कौन सा? इसमें ये क्वेश्चन हमें यही बोल रहा है कि जो फंगी है वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को शो करता है? पैरासाइटिक को करता है, होलोजोलिक को करता है, ऑटोट्रॉफिक करता है, या फिर सेप्रोफाइटिक करता है?
सेप्रोफाइटिक करता है, क्योंकि हमें भी पता है कि फंगस की ग्रोथ कहाँ होती है, जहाँ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मिलता है वहीं पे ग्रो करता है, और वहाँ ग्रो करने वाले ऑर्गेनिज्म वहीं से उसी से अपना खाना लेते हैं, और उस टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स। समझ आया? किसी को कोई डाउट नहीं है? तीनों क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, तीनों का तीनों। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस एंड नन ऑफ दिस। किसको किसको पता है इसका आंसर? हे लास्ट, यू कम हियर, लास्ट बेंच। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि जो प्लांट का रूट होता है वो वाटर को, सॉइल से वाटर को किस प्रोसेस के हेल्प से अब्जॉर्ब करता है, डिफ्यूजन से, ट्रांसपिरेशन से, ऑस्मोसिस से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? जो स्मॉलर कंसंट्रेशन से लार्जर कंसंट्रेशन। हाँ, स्मॉलर, ये स्मॉलर नहीं बोल सकते हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, और लोअर कंसंट्रेशन में हमेशा वाटर की अमाउंट ज्यादा ही होगा ना, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा ही होगा ना, तो इसको अल्टरनेट लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वाटर की मूवमेंट उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से, और इसे ये भी बोल सकते हैं कि मतलब सोल्यूशन की मूवमेंट उसके लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में। दोनों सही है ना? ये दोनों स्टेटमेंट में किसी को डाउट है? कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, मैंने पूरा क्लियर किया था इसको। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ लीफ इज। ये भी इजी क्वेश्चन है। लिप्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कौन से सेल ऑर्गेनिज्म? क्योंकि हमें पता है कि लिप्स है, लिप्स में मेसोफिल सेल होता है, और मेसोफिल सेल में एक सेल ऑर्गेनिज्म मिलता है, वहीं पे हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। तो कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर साइटोप्लाज्म, या लास्ट क्या दिया ऑप्शन, प्रोटोप्लाज्म। ये चारों में से कहाँ होता है? इसका आंसर यू कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ओके, क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है? हाँ, क्लोरोप्लास्ट में ऐसा कुछ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों नहीं हो रहा और क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है? तो कुछ ना कुछ तो वजह होगा ना, ये नहीं पता? हाँ, बैठ जाओ। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और वही पिगमेंट हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज वो क्या करता है, सनलाइट को एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, और वही एनर्जी यूज करके हम कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाते हैं, यानी प्लांट का फूड बनाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में इसी वजह से होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसके हेल्प से ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाएगा। नहीं तो ये तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता था ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन एमीवा फूड डाइजेस्टेड इन द, देखो, फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, शेडोपोडिया, क्लोरोप्लास्ट। ये क्वेश्चन यही कर रहा है कि एमीबा के अंदर फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एमीबा, पढ़ा था ना हम लोगों ने, वहां पे हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन देगा? यू श्रुति, सृष्टि, सॉरी। एमीबा में फूड की डाइजेशन कहाँ होता है? स्यूडोपोडिया में। हाँ, फूड वैक्यूल्स में होता है। स्यूडोपोडिया के स्ट्रक्चर्स होता है जिसके थ्रू वो अपने फूड को अपने अंदर इनगल्प करने में हेल्प करता है, लेकिन जैसे वो फूड को इनगल्प कर लेता है उसके अंदर एक वैक्यूल्स बनता है, और उस वैक्यूल्स में हमारा लाइजोसोम्स आके मिक्स होता है, और वहाँ पे फूड की डाइजेशन होती है। सो
क्या पढ़ा था हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एमीबा में? देखा था कि एमीबा कैसा होता है, इरेगुलर शेप होता है, और वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। और उसी के हेल्प से एमीबा क्या करता है, अपना फूड को इनगल्प करता है। जैसे ही एमीबा अपने फूड को इनगल्प करता है, एमीबा के सेल्स में लाइजोसम्स प्रेजेंट होते हैं। और लाइजोसम्स कैसा सेल ऑर्गेनिज्म है, डाइजेस्टिव, मतलब किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए वहां पे सारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। तो जैसे फूड हमारा एमीबा के अंदर जाएगा वो वैक्यूल जैसा बनाएगा, और लाइजोसम आएगा वैक्यूल से मिक्स होगा, उसमें अपना डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा, तो फूड की डाइजेशन हो जाएगी। डाइजेस्टेड फूड को डिफ्यूजन के थ्रू एमीबा यूज कर लेगा, और जो अनडाइजेस्टेड होगा उसको डिफ्यूजन के थ्रू वो बाहर एग्जिट कर देगा। यही था ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, which of the following events in the mouth cavity will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva? ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि अगर माउथ में सलाइबा की कमी हो जाए या फिर उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस हो जाए तो कौन सी एक्टिविटी डिस्टर्ब होगा। फर्स्ट क्या दिया है, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू अ शुगर, प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अ एमाइनो एसिड, absorption of vitamins, fats breaking down into a fatty acid and glycerol. You? Yeah. ये बोल रहा है कि अगर जो हमारे माउथ में, हमें पता है कि सलाइबा सिक्रेट करता है एक एंजाइम, उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एंजाइम को हम लोग सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई कमी हो जा रहा है, ठीक है, कम अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है, तो कौन सा, ये जो चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया है उसमें से चारों में से कौन सा एक्टिविटीज वहाँ पे डिस्टर्ब करेगा? या वेरी गुड, सिट डाउन। क्योंकि हमें पता है कि माउथ में क्या, जो सलाइवरी एमाइलेज है वो क्या करता है, वो स्टार्च की डाइजेशन करवाता है, तो स्टार्च की डाइजेशन पे ही नहीं इफेक्ट पड़ेगा। प्रोटीन तो हमारा कहाँ से डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन हमारा वहाँ स्टोमक से उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, और ये फैट्स का तो डाइजेशन हमारा आई थिंक स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब देखो 8 क्वेश्चंस क्या है, Which region of the alimentary canal absorbs the digested food? If भी इतना इजी के लिए कौन आएगा? आ जाओ यू। क्विक। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एलिमेंट्री कैनल में कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे फूड की डाइजेस्टेड फूड हमारा एब्जॉर्ब होता है, क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन भी हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। एक फर्स्ट वाला हमारा ड्यूडेनम होता है, वही ड्यूडेनम में हमारे स्टोमक का भी सिक्रीशन आता है, पेनक्रियाज का भी आता है, बाइल लीवर का भी आता है जो बाइल जूस होता है, प्लस वो भी अपना सिक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन भी, और ड्यूडेनम में ही हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है जेजुनम इलम, इसमें क्या होता है, इसमें एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट्स नहीं दिया है, सिर्फ ऑर्गन्स का नाम दिया है, इस वजह से हमने स्मॉल इंटेस्टाइन टिक किया है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में देता ड्यूडेनम, जेजुनम, तो क्या होता, जेजुनम और इलम होता, ड्यूडेनम नहीं होता, क्योंकि ड्यूडेनम में हमारा फूड की डाइजेशन कंप्लीट होती है, एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ होता है, जेजुनम में होता है और इलम में होता है। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ऐसे इतना इजी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा बोर्ड, लेकिन ये भी बेसिक क्वेश्चंस कितना लोग को पता नहीं होता, और ऐसा भी क्वेश्चंस आ जाता है, मोस्टली आता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं। The contraction and expansion movement of the walls of the food pipe is called. हमने पढ़ा था उसी टाइम में, हमने बोला था कि जो भी हमारा फूड हम लोग ऐसे लेते हैं ना अपर साइड में, लेकिन सब वो डाउनवर्ड मूव करता है ना,
तो वो एलिमेंट्री कैनल के थ्रू मूव करता है, और एलिमेंट्री कैनल का वॉल क्या करता है, रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंस करता है। उसी की वजह से हमारा फूड नीचे की तरफ पुश होता है, डाउनवर्ड मूव करता है। उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, क्रिस्टलाइटिक डाइजेशन क्या बोलते हैं। तो इसे हम लोग, हाँ या लास्ट बेंच, क्या बोलते हैं इस मूवमेंट को, क्या प्रोनाउंस करो, हाँ क्रिस्टलाइटिक मूवमेंट। ओके फिर हमारा क्या है, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, और 10th क्वेश्चन, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू rice water, the solution turns blue black in color. This indicate that the rice water contains, ये बोल रहा है ना क्वेश्चंस कि हमने क्या किया कि राइस वाटर, जैसे चावल बनाने के टाइम में जो वाटर निकलता है ना, उसी को ना राइस वाटर बोलते हैं। अगर उसमें हमने आयोडीन ऐड किया तो मैंने क्या देखा, वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जा रहा है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, वहां पे क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर स्टार्च, या हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है, सिंपल प्रोटीन, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, स्टार्च। क्योंकि हमने बचपन से ही पढ़ते, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए ना, जब फोटोसिंथेसिस भी पढ़ते थे तो वहाँ पे भी पढ़ते थे कि स्टार्च की फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, इसका प्रूफ क्या है, तो आयोडीन का सोल्यूशन डालते थे, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर आयोडीन हम डालेंगे और ब्लू ब्लैक में चेंज हो रहा है, मतलब वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। और जनरली राइस में मिलता है क्या, राइस में फैट थोड़ी मिलता है, प्रोटीन थोड़ी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ही ना मिलता है। तो अगर हमें ये भी नहीं पता होता ना कि आयोडीन स्टार्च में ब्लू ब्लैक चेंज होता है, तब भी हम ये पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि राइस से हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, ना ही हमें फैट मिलेगा, ना ही ये विटामिन मिलेगा। क्या मिलता है राइस से हमें, राइस से हमें ये स्टार्च मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। समझ आया। कभी कभी पता है क्या होता है ना, एमसीक्यू सॉल्व करने के टाइम में कि ऑप्शंस देख के भी अगर तुम्हें एग्जैक्ट आंसर्स भी नहीं पता हो ना, तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर करके ना तुम सही वाला आंसर ला सकते हो। कैसे, मान लो कि वहां पे जो 3 आंसर दिया होगा वो तुमको एकदम टोटली रॉन्ग लग रहा होगा कि हाँ ये नहीं हो सकता है, तो जो बचा वो मेरा ऑप्शन हो गया। तो ट्रिक्स भी होता है सॉल्व करने का कहीं कहीं पे। 11th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द एग्जिट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स रेगुलेटेड बाय, क्या होगा इसका आंसर। ये तो हमें पता ही है। अच्छा यू क्विक क्या होगा इसका आंसर, रेगुलेटेड बाय। मैंने क्या पूछा है, रेगुलेटेड बाय, उसके थ्रू वो एग्जिट करता है, ठीक है। रेगुलेट करने के लिए हमेशा स्पिंक्टर यूज होता है। हाँ आ जाओ, तुम ही आ जाओ। क्या होगा, डी, एनल स्पिंक्टर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को सेंड कर देता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, रेक्टम में कुछ टाइम के लिए उसको स्टोर करके रखता है, फिर एनस के थ्रू वो बॉडी से एग्जिट कर देता है। वहीं एनस के पास हमारा एक स्पिंक्टर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनल स्पिंक्टर। और स्पिंक्टर क्या है, वो जब चाहे तब उसको एग्जिट करेगा, जब चाहे वो तब एग्जिट नहीं करेगा। तो रेगुलेट कौन कर रहा है, रेगुलेट हमारा एनल स्पिंक्टर ही ना कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, एनल स्पिंक्टर होगा। गॉट इट। फिर हमारा 12th क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन अ प्लांट। जब प्लांट के अंदर एनारोबिक रिएक्शन होता है तो क्या चीज ऑब्टेन होता है, क्या चीज हमें मिलता है।
ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, सेकेंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, थर्ड क्या है, इथानॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, और फोर्थ क्या है, पायरुवेट। इसका आंसर कौन देना चाहता है? अच्छा क्या होगा? इथानॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। हाँ, क्यों? वेरी गुड, यू कैन सिट देयर। हमने क्या पढ़ा था जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम देखे कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में या लैकनेस में हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा था और उससे हमें एनर्जी मिल रहा था, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी मिल रहा था, साथ साथ में कुछ हार्मफुल चीज़ की भी सिक्रीशन फॉर्मेशन हो रही थी। तो हमने प्लांट के केस में क्या देखा था, वहाँ पे इथानॉल, और एनिमल्स के केस में क्या देखा था, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि प्लांट में जब एनारोबिक रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ फॉर्मेशन होती है, तो इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। गॉट इट? एक मिनट, ये क्या हो गया? थर्टीन क्वेश्चन हमारा क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। ये पूछ रहा है ना कि हमने पढ़ा है ना कि रेस्पिरेशन जो होता है वो दो भाग में होता है, पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है, उसके बाद से कर्व साइकिल होता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, हमारा ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हो जाता है, ठीक है, और ये रिएक्शन कहीं और होता है, और पायरुवेट एटीपी में कहीं और चेंज होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पायरुवेट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में और एनर्जी में सेल के कौन से पार्ट में टूटता है, ठीक है, मतलब जो पायरुवेट है उसका ब्रेक डाउन सेल्स के कौन से पार्ट में होता है? कौन से पार्ट में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। हमने क्या देखा था कि पहले जो ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड की फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते थे, और वो हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर होता था, और वो दोनों केसेस में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। अब जब पता चलेगा सेल को कि अब ऑक्सीजन नहीं है, तो अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वही ऐसे ही रह जाएगा, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा। लेकिन जब पता चलेगा कि ऑक्सीजन है तो ये पायरुवेट कहाँ एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, और ये किस चीज की फॉर्मेशन करवाएगा, एटीपी का, एनर्जी का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का। गॉट इट? और ये जो पायरुवेट एसिड वाला और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो कॉमन है, एरोबिक में भी है और एनारोबिक में भी है। समझ आया ना? किसी को कोई कंफ्यूजन? जो अभी तक हम लोगों ने ये 13 क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने डील किया, इसमें किसी को कहीं से थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं है ना? फिर हमारा 14 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। जो ग्लाइकोलाइसिस यही अभी वहां पे मतलब थोड़ा सा घुमा के पूछा है। अगर किसी को पता नहीं होगा कि पायरुवेट एसिड को तोड़ने को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, तो वो इंसान यहाँ पे फंस सकता है ना। तो यही ग्लूकोज को तोड़ने वाले प्रोसेस को हम लोग, ग्लूकोज को पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। गॉट इट? फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द substances whose build-up in the muscles during quickly physical exercise may causes cramps। ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि वैसे सब्सटेंस का नाम बताओ जो कि हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम में उसकी फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर, और उससे हमें क्या फेस करना पड़ता है, तो हमें क्रैम्प्स हो जाता है। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या होगा? इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, या फिर लैक्टिक एसिड एनर्जी, या थर्ड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, और फोर्थ क्या है? पायरुवेट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा बी होगा, क्योंकि हमें पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन अभी तो बात कर रहे थे ना कि जब इसमें होगा, एनिमल के केस में होगा तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करवाएगा, और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमें क्रैम्प्स फील होता है, पेन होने लगता है। तो इससे ये इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हॉट वाटर से उसको थोड़ा सा वॉश करते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो, ऑक्सीजन जाए, और जो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन में, वो कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में ब्रेक हो जाए और लैक्टिक एसिड वहाँ से हट जाए ताकि हमें क्रैम्प से छुटकारा मिल जाए। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेम द प्रोसेस इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। नेम द पोर्स, नॉट प्रोसेस, पोर्स। ये क्या लिखा है? पोर्स लिखा हुआ है। ओके, कम। एस्ट्रोमेटा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऐसा प्लांट के लीव्स में कौन सा पोरस होता है, होल होता है छोटा छोटा, जिसके थ्रू हमारा जो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो प्लांट में टेक प्लेस करता है। तो हमने पढ़ा था कि लिप्स में क्या होता है? एक स्मॉल ओपनिंग होता है जिसे हम लोग एस्ट्रोमेटा बोलते हैं, और इसी के थ्रू प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एस्ट्रोमेटा होगा। और वही अगर स्टेम वगैरह पे देखेंगे तो वहां पे एक छोटा छोटा ओपनिंग दिखेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग लेंटिकल्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेम तो मेंशन नहीं किया, लिप्स मेंशन किया है, इस वजह से क्या आंसर होगा? एस्ट्रोमेटा। अगर वहीं पे अगर ये स्टेम्स मेंशन करता तो क्या आंसर होता हमारा? लेंटिकल्स। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन अ ह्यूमन बीइंग्स इज कैरोटीन, क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? जिसने आंसर नहीं दिया वो और क्विक यू कम हियर। क्या होता है? क्या होगा इसका आंसर? हाँ, हेमोग्लोबिन। बैठ जाओ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का नाम बताना है। तो हमें पता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? हेमोग्लोबिन। क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में भी पढ़ेंगे और पढ़े भी हैं कि ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन को बाइंड करवाता है, और ऑक्सीजन की वजह से ही ना वहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारा क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारा हेमोग्लोबिन होता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव। ठीक है, इसमें से हमें वैसा टिश्यू को चूज करना है जो कि वाटर को और मिनरल्स को प्लांट के रूट से उसके डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाता है। तो कौन लेके जाता है? जाइलम लेके जाता है। ठीक है, क्योंकि पढ़ते आए हम लोग कि जाइलम का काम क्या होता है? वाटर का, मिनरल का सॉइल से रूट के थ्रू कंडक्शन करवाता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। वहीं पे जब लिप्स में खाना बन जाता है तो वो खाना हमारे हर पार्ट्स में किसके थ्रू जाता है? तो फ्लोएम टिश्यू के थ्रू जाता है। गॉट इट? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? The movement of food in the phloem is called transpiration, translocation, respiration, evaporation. फ्लोएम में फूड की मूवमेंट होती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग यू कम हियर। अभी आप नहीं आए थे ना? नहीं आए थे ना? क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है।
ट्रांसपिरेशन नहीं होता है यार, ट्रांसपिरेशन तो वो होता है, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन बोलना चाहते हो ना? हाँ, ट्रांसलोकेशन ही होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन तो वो होता है जिससे वाटर, एक्सेस वाटर वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है, ठीक है। और जो फूड की मूवमेंट होती है फ्लोएम में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? अ ब्लड वेसल्स विच पंप द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द इंटायर बॉडी। इसमें से वैसे ब्लड वेसल को चूज करना है जो कि ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी तक लेके जाता है। सिंपल है, आयोटा यानी आर्टरी लेके जाता है, तो क्या होगा इसका आंसर? आर्टरी होगा। वेन्स तो हमारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सब हार्ट के तक लेके आता है, वो बॉडी के पार्ट से हार्ट तक लेके आता है, और हार्ट से बॉडी के पार्ट तक कौन लेके जाता है? आर्टरी। और आर्टरी और वेन्स में दोनों में क्या बोलते हैं उसको, कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? उसे वो कैपिलरीज करवाता है। और हेमोग्लोबिन क्या है? हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और हर जगह लेके जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो 20 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें से किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? ओके, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।